इंडिया में अगर मुसलमान मसलन 21 साल का कानून आ जाए कि मिनिमम एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। अब एक लड़की 18 साल की उम्र में शादी करती है और कानून 21 साल वाला है, हम ये कहेंगे कि उसका शादी करना मोरल है, अगरचे ये इलीगल है। हम मोरालिटी करप्ट लोगों के हाथ में नहीं देते मेरे भाई, यही फर्क है मेरे और आप में। बट मेन मोरालिटी हम इंसान के हाथ में नहीं देते, हमारी मोरालिटी तो खुदा डिसाइड करता है जी। बट मेन मोरालिटी तो डिसाइड होगी कि लड़की की शादी एक मिनिमम एज में तो होनी चाहिए, वो सब कंट्रीज एग्री करेंगे। तो ठीक है, मैंने इसीलिए किया कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। आपने खुद ही 25 साल की बात की, पता नहीं कहां से लेकर आए, फिर आप 18 पर आ गए। अब मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 18 इयर्स। 18 इयर्स मोरालिटी के हिसाब से, नॉर्मल मोरालिटी। हाँ, इसको लीगल नहीं, अब मोरली साबित कीजिएगा कि 18 क्यों? वो इसलिए क्योंकि 18 इयर्स तक वो जो लड़की है वो रिप्रोड्यूस करने तक भी वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। ऐसे उसे मिनिमम एजुकेशन भी रिसीव कर चुकी होगी। टीन जो है 15-14 साल की उम्र की उनके बच्चे हैं, वो व्लॉग्स बनाते हैं। नहीं, रिप्रोड्यूस करने के अलावा भी वो मिनिमम थोड़ा सा एजुकेशन रिसीव करना चाहिए था गुरुकुल में, इंग्लिश स्कूल में। कि 18 साल की उम्र में से पहले लड़की रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। रिप्रोड्यूस कर सकती है, बट उसे तो कुछ एजुकेशन भी रिसीव करना चाहिए, जो मिनिमम एजुकेशन उसे जीवन के लिए चाहिए। वो भी एसेंशियल है लाइफ के लिए। एक लड़की है, वो अगले हफ्ते 18 साल की होगी, लेकिन उसकी शादी आज है। आप इसको मॉरल मानते हैं या इमोरल? किस पर्सपेक्टिव से? कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से? भाई कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ तो मोरालिटी डिसाइड नहीं करते ना। सेक्युलरिज्म में जो कानून है वो मोरालिटी डिसाइड नहीं करता। अब मुझे आप बताएं कि अगले हफ्ते 5-6 दिन के बाद वो 18 साल की हो जाएगी, लेकिन उसकी शादी आज है, अभी वो 17 साल की है। अब बताइए ये मॉरल है कि इमोरल? मोरल। वो तब तक कुछ एजुकेशन रिसीव कर चुकी है। मोरल है, मोरल है, मोरल। तो मैं कह रहा हूं, तो 18 प्लस नहीं हुई, आपने उसको मोरल कैसे मान लिया? 18 प्लस है, मिनिमम नहीं रहा, मगर उसके आसपास भी चलेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से ना देखकर रिलीजियस में देखा जाए। नहीं, अच्छा तो ठीक है। अब इसका मतलब है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से तय नहीं करेंगे, रिलीजन के एतबार से तय करेंगे कि रिलीजन ने अगर ये कह दिया कि ये मिनिमम एज है तो वो फिर मिनिमम एज है। अब मुझे बताइए कि किस रिलीजन में लिखा है? आपके रिलीजन में है कि मिनिमम एज 18 साल है? ब्रह्मचर्य के बाद है, अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य के बाद। आपके यहाँ मिनिमम एज, देखिए वो एक है प्रेफर्ड एज, मिनिमम एज के उससे पहले मैरिज वैलिड नहीं है। आपके धर्म में है? हाँ, ब्रह्मचारी आश्रम खत्म होने के बाद उनकी शादी हो सकती है। आप उसको क्या कहते हैं, उसको स्वामी दयानंद सरस्वती को मानते हैं ना? आर्य समाजी है ना? मैं वेदों को मानता हूँ, मैं वेदों को मानता हूँ। समाजी है ना? नहीं, आर्य समाजी नहीं है, वेदांती है। क्या है? वेदों को मानता हूँ भाई, वेदों और उपनिषदों के ज्ञान तो मानता हूँ। राम जी को नहीं मानते? नहीं मानता। राम जी को मानता हूँ, राम जी को मानता हूँ, बट वो गॉड नहीं मानता उन्हें। हाँ ठीक है, लेकिन राम जी को एक बड़ी शख्सियत मानते हैं ना? हाँ, हमारे महापुरुष थे। हाँ, तो सीता जो खुद 6 साल की थी जब उनकी शादी हुई? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं प्रूफ कर सकता हूँ। मैं देता हूँ आपको मेरे भाई, आपका ये रेफरेंस है वाल्मीकि रामायण 347-311। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं, अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा, मेरे पास एक रेफरेंस है, राम सीता मैरिज के बारे में। आपके जो महापुरुष हैं वो 6 साल की एक लड़की से निकाह की शादी किए हुए हैं और कंज्यूमेशन भी कर लिया। ऐसा नहीं कि 3 साल 4 साल 5 साल इंतजार किया, कंज्यूमेशन भी कर लिया। नहीं। अच्छा, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। नहीं है। अच्छा, वो एक्नॉलेज साहब अगर वो हवाला आपके पास हो तो उसको जरा से स्क्रीन पे ले आए। मेरे पास भी हवाला है राम सीता मैरिज के बारे में, मैं दे सकता हूँ क्या? जी, नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा सा चांस दीजिए मुफ्ती साहब जी, थोड़ा सा चांस दीजिए जी। अगर आप थोड़ा सा जी बोले।
अच्छा सुनिए, वैदिक एरा में जो मैरिज होता था वो उपनयन संस्कार या सेकंड बर्थ पे बेस्ड होता था। जो क्षत्रिय वंश में सीता और राम जी पैदा हुए थे, क्षत्रिय वंश में उपनयन संस्कार 11 इयर्स में होता था, तब वो उन्हें सेकंड बर्थ कंसिडर किया जाता था। तब से उनका जो एज ऑफ मैरिज था वो सेकंड बर्थ से कैलकुलेट किया जाता था। तो जब माता सीता की 6 साल में शादी हुई थी, मतलब 6 इयर्स आफ्टर सेकंड बर्थ या द्विज, और सेकंड बर्थ उनका हुआ था 11 इयर्स में, तो 11 + 6 17 इयर्स में उनकी शादी हुई थी आफ्टर बर्थ। आफ्टर सेकंड बर्थ द्विज उनकी 6 साल में सेकंड बर्थ, यानी ये क्या बात हुई? सेकंड बर्थ का कॉन्सेप्ट मुझे समझाइए कि यानी वो उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद फिर वो पैदा हुई? नहीं, वैदिक एरा में जो क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य थे, उनका एक सेकंड बर्थ द्विज का कॉन्सेप्ट था, जिसके बाद वो फॉर्मल एजुकेशन के लिए इनिशिएट होते थे। वो सेकंड बर्थ जनरली क्षत्रियों के लिए 11 इयर्स और ब्राह्मण्स के लिए 13 इयर्स होता था। जब वो 11 इयर्स, तब उन्हें कंसिडर किया जाता था कि उनका अपने जीवन में दूसरी बार फिर से जन्म हुआ है। तो जब भी 6 इयर्स मैरिज में शादी हुई थी, इसका मतलब 6 इयर्स आफ्टर सेकंड बर्थ, क्योंकि 6 + 11 17 इयर्स। तो मेरे पास एक दूसरा रेफरेंस भी है जो माता सीता की अपीयरेंस के बारे में बात कर रही है ड्यूरिंग हर मैरिज, जो कि प्रूफ करेगी कि शी वाज अ ग्रोन अप एडल्ट। मेरे पास रेफरेंसेस भी है। अच्छा, ये बताएं कि अयोध्या में कितने साल रहे शादी के बाद? वो मैंने तो फुल वाल्मीकि रामायण पढ़ी नहीं ठीक से। 12 साल। बट जो 12 साल रहे। अब यहाँ फंसेंगे आप। अयोध्या में रहे 12 साल, ठीक है। और when we left I was 18 years of age and my husband was 25, ठीक है। शादी के बाद 12 साल सीता जी राम जी के साथ रहे अयोध्या में 12 साल। अब वो खुद ही कह रही हैं कि जब हमने अयोध्या छोड़ा तो मेरे हस्बैंड 25 के थे और कितने की थी, वो अपने बारे में कहती है कि मैं 18 की थी, और 18 में से 12 निकाल दें, 6 साल, तो 6 साल की उम्र में शादी हुई। अब ये आपने कहां से जोड़ा कि नहीं सेकंड बर्थ थी? ये तो आपकी अननेसेसरी एक इंटरप्रिटेशन है, उसको अननेसेसरी इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो इसको कहते हैं अननेसेसरी पैचअप। अननेसेसरी पैचअप नहीं है। आप अगर मनुस्मृति भी 200 वर्ष से अकेले द्विज के बारे में, द्विज उनका हुआ था, और मेरे पास ये रेफरेंस भी है माता सीता की अपीयरेंस के, उनके शादी के वक्त की अपीयरेंस की, और उनका द्विज 11 इयर्स में हुआ था। फिर उनका सेकंड बर्थ हुआ, उस सेकंड बर्थ के 6 साल के बाद उनकी शादी हुई थी, मतलब 11 + 6 17 इयर्स। अच्छा, तो खैर एनीवेज, जब आप उसको जो रेफरेंसेस है वो देते रहिएगा, लेकिन फिलहाल तो ये कि आपकी मजहबी किताबों में सीता जी खुद ही कह रही हैं कि वो 6 साल की थी। अब आप ये कहें कि नहीं जी वो सेकंड बर्थ के एतबार से है, तो ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। मैं प्रूफ कर सकता हूं। वो इसमें एक पॉइंट बड़ा अहम है, क्योंकि हमारे भाई जो हैं, ये वेदांता या जितने भी भाई जो हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं कि हम सिर्फ वेदास को मानेंगे और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं थोड़ा। एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड। उसकी वजह ये है मुफ्ती साहब, अगर मैं अभी चाहता, मेरे पास अभी 12 से 15 रेफरेंसेस ओपन है जो मैं नरेट कर सकता हूँ पुराना से, कि वहाँ पे किस तरीके से बताया गया है कि मैरिज की शादी 9 है, 6 है, 7 है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे अनएम्बिगुअस और अनइक्विवोकली बताया गया है कि आपको बताना है, वहाँ पे कोई कहानी नहीं आप कर सकते, इसीलिए आप क्या करते हैं, अब ये सिरे से जो है उसको विदाउट एनी मतलब रीजन, विदाउट एनी बेस कि क्यों आप उसको मतलब कर रहे हो डिसरिगार्ड एज अ सोर्स ऑफ योर रिलीजन, आप सीधा कहें हम उसको बात को नहीं मानते, हम वेदा को मानते हैं, हम बस इसी बात में मानेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा, पुराणों से ज्यादा है तो वेद की बात मानी जाएगी। एक मिनट रुक जाइए। आप मुझे ये प्रूव करें रैशनली और लॉजिकली कि 18 साल से पहले की फिजिकल और इंटेलेक्चुअली मैच्योर नहीं हो सकती, ये साबित कीजिए। देखिए, प्यूबर्टी के लगभग 3 साल तो उसे चाहिए कंप्लीट फिजिकल मैच्योरिटी था, उसके बाद उसकी मिनिमम एजुकेशन भी तो होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में भाई वो एजुकेशन तो आज की तारीख में हाई स्कूल इंटर होता है जाके 18 साल की उम्र में, फिर उसको कॉलेज जाना है। हम उस दौर की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहा हूं, वो तो हायर एजुकेशन है, जो बुनियादी एजुकेशन, हायर एजुकेशन ना लोअर एजुकेशन। जो असल एजुकेशन थी वो थी कि रोटी कैसे बनानी है, ये एजुकेशन थी उस जमाने में। अब मुझे एक बात बताइए, आपके 18 साल से पहले आप क्या ये साबित कर सकते हैं कि लॉजिकली एंड रैशनली, ऑन द लॉजिकल एंड रैशनल ग्राउंड, कि 18 साल से पहले लड़की फिजिकल और मेंटल मैच्योर नहीं हो सकती? ये साबित कीजिए। हो सकती है, बट प्यूबर्टी से पहले शादी आप नहीं करा सकते।
हो सकती है ना, अगर हो सकती है। अच्छा एक बात बताइए कि उसका फिजिकल और मेंटल मैच्योर होना, क्या ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा या सबके लिए एक ही एज होगी मैच्योरिटी की? वो जो वेरिएशन है वो बहुत कम डेज की होगी, बहुत कम होगा, तो वेरिएशन तो होगा ना, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो कितना कम होगा, कितना कम होगा? आई थिंक अप टू 6 months, 3-6 months। बस साबित कीजिए इसको। मैंने इंटेलेक्चुअल बेसिस में से बोला। अच्छा मैं रामायण का मैंने रेफरेंस खोला, आप अगर बोल सकते हैं। कुछ भी आप कह देंगे, अपनी राय दे देंगे, कहने लगे ये वो तो दावा हुआ ना, दलील तो कुछ नहीं है आपके पास। साहब इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये YouTube पे सर्च करें व्लॉग्स टीन मदर्स के, तो इनको यूएस के बहुत से नमूने ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें 14-15 साल की उम्र में ये सब वो गलत है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक और सवाल करता हूं। मैं यूएस में रहता हूं और यहाँ पर एक स्टेट है मैसाचुसेट्स, वहां पर पेरेंटल कंसेंट्स के साथ एक लड़की 14 साल की उम्र में शादी कर सकती है, तो आप उसको मॉरल मानते हैं या इमोरल? आज की तारीख में कर सकती है। मैं अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इसे इमोरल मानता हूँ। अभी तो आपने कहा कि लीगल होना चाहिए तो मॉरल होगा। आपके करप्ट पॉलिटिशियंस जो हैं वो अगर किसी चीज को लीगल कर दें तो वही मॉरल है, इलीगल कर दें तो वही मॉरल है। अब आप स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। हाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं। अब आप ये कह रहे हैं कि एक स्टेट ने ये रूल बनाया कि पेरेंटल कंसेंट से 14 साल की बच्ची निकाह कर सकती है, शादी कर सकती है, तो इमोरल हो गया। कैसे भाई? अच्छा सुनिए, जहाँ पर भी अगर शादी की उम्र होगी वो मिनिमम प्यूबर्टी की तो बात होगी, प्यूबर्टी के बिफोर तो कहीं पर भी नहीं होगी, उससे सब इमोरल मानते हैं। मे बी मोरालिटी सब कंट्रीज में वैरी करता है, लेकिन इमोरल प्यूबर्टी से बिफोर सब इमोरल एग्री करते हैं। प्यूबर्टी की एज क्या है? 12 years। 12 years प्यूबर्टी की एज है, उससे पहले नहीं हो सकती या उसके बाद नहीं हो सकती? नो, आज नहीं। साबित करें, जो भी बात होगी वो साबित करनी है। साबित करिए कि वो साबित कर सकते हैं। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि अक्रॉस स्पेस एंड टाइम 12 साल से पहले प्यूबर्टी नहीं हो सकती, ये साबित करना पड़ेगा। वेरी रेयर केसेस पे होती होगी, बट मिनिमम क्राइटेरिया 12 से 13 इयर्स के 12 साल की उम्र में प्यूबर्टी होती है। चलो मैंने मान लिया, थोड़ी देर के लिए मैं आपका स्टेटमेंट लेता हूँ। एक लड़की 12 साल की उम्र में प्यूबर्टी उसको हुई, अब उसने 13 साल की उम्र में निकाह किया। जब प्यूबर्टी हो गई तो इमोरल क्यों हुआ फिर उसका निकाह? प्यूबर्टी तो हो गई। क्या एक लड़की 12 साल की उम्र में, आप ही का स्टेटमेंट ले रहा हूं, 12 साल की उम्र में उसको प्यूबर्टी हो गई, अब 13 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र में उसने शादी कर ली, अब ये इमोरल क्यों है? प्यूबर्टी तो 2 साल पहले हो चुकी थी। इमोरल इसलिए क्योंकि उसे मिनिमम एजुकेशन भी तो रिसीव करना चाहिए। एजुकेशन तो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की बात है ना, मिनिमम एजुकेशन में आपके हाई स्कूल इंटर आता है। हम अगर हिस्ट्री में पीछे चले जाएं आज से 100 साल पहले, ये एजुकेशन नहीं थी दुनिया में कहीं भी, ठीक है? 200 साल पहले तो कोई भी नहीं थी। तो अब बताइए मिनिमम एजुकेशन 1000 साल पहले थी, इंडिया में 1000 साल पहले थी। मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, इंडिया में 1000 साल पहले थी। एक मिनिमम एजुकेशन था, एक मिनिमम एजुकेशन था गुरुकुल में 16 साल तक। इंडिया में 1000 साल पहले हाई स्कूल और इंटर होता था। नहीं, एक मिनिमम वैदिक एजुकेशन थी गुरुकुल की। तो अच्छा, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि वो जो मिनिमम एजुकेशन है जो अक्रॉस स्पेस, हम आप खाली इंडिया की क्यों बात करने का, हमारे यहाँ थी। सारी दुनिया में जो मिनिमम एजुकेशन एक घर को चलाने की है वो क्या है? वैदिक एजुकेशन तो रिलीजियस एजुकेशन है ना, उससे तो रिलीजियस स्कॉलर्स बनेंगे। आपके पास है वैदिक एजुकेशन? नहीं, वो तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप सारे गुरुकुल बंद हो गए? बहुत कम बच्चे हैं। जितने हैं आप वहां क्यों नहीं गए? अभी मॉडर्नाइजेशन हुआ है ना। अब मॉडर्नाइजेशन हो गया तो अब आपको मॉडर्न एजुकेशन चाहिए, तो अब आपका स्टैंडर्ड क्या है भाई? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मिनिमम एजुकेशन क्या है मुझे वो बता दीजिए। एक आदमी के सर्वाइवल के लिए कितनी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए? गर्ल्स के बेसिस में मैं बोल रहा हूँ, गर्ल्स के बेसिस में उन्हें मिनिमम एक दुनिया की जो मेन चीज़ें जो चाहिए, जैसे कुछ स्किल्स जो उन्हें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए चाहिए। सपोज उनके हस्बैंड मर गए या कुछ उनके ऊपर डिफिकल्टीज पड़ी, वो कैसे खुद सर्वाइव कर पाए, उनको पास मिनिमम एजुकेशन, वो एजुकेशन में आपको मैं बोलता हूँ सो दैट वो खुद सर्वाइव कर पाए। आपकी दादी या नानी जिंदा है? नहीं। अच्छा, आपने देखा है उनको? नहीं। ठीक है, सुना है उनके बारे में? नहीं। हाँ
सुना भी हाँ, हाँ, नहीं? सुना है सुना है सुना है सुना है सुना है सही। मुफ्ती साहब, सुना है मुफ्ती साहब। अच्छा ठीक है, सुना है, ठीक है। तो उन्होंने इंटर या हाई स्कूल किया हुआ था? नहीं नहीं। अच्छा, वैदिक एजुकेशन थी उनके पास? नहीं, अभी गुरुकुल तो की? 200-300 साल से बंद है। नहीं नहीं, एक मिनट, वो ठीक है। तो उनके पास गुरुकुल की एजुकेशन भी नहीं थी और इंटर भी नहीं था। अच्छा, तो उनके पास बेसिक एजुकेशन नहीं थी, तो उनकी शादी तो इमोरल हुई। आपकी दादी और नानी दोनों की शादी इमोरल हुई। उस समय के लिए इमोरल है, मतलब इमोरल हुई ना। तो अब आप ये आप देखें कि आप इमोरल शादियों का नतीजा है मेरे भाई। कैसी बातें कर रहे हो आप? एक इमोरल एक्ट का नतीजा आप हैं। इमोरल ज्यादा ऐसे ये कह सकते हैं। मतलब मैं इसके अलावा और क्या कहूं? आप खुद ही साबित कर रहे हैं कि मैं इमोरल एक्ट का नतीजा हूं। अच्छा, अभी मॉडर्न आपको जरा इग्नोर कीजिए। जब पीक सिविलाइजेशन की जाए, पीक इस्लामिक सिविलाइजेशन और पीक वैदिक सिविलाइजेशन, तब मिनिमम मैरिज एज कितनी थी? मैं उस चीज पे पूछना चाहता हूँ। मिनिमम मैरिज एज जो है पेरेंटल कंसेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अब आपने अगर सिर्फ इस्लामिक पैराडाइम का सवाल किया है तो इसका जवाब ये है कि कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज होगा प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी से पहले निकाह, चूंकि हमारे यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी हो सकता है और पेरेंट्स अपने बच्चों के को रिप्रेजेंट करते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज होगा वो प्यूबर्टी के बाद होगा। तो लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम तो ऐसा नहीं किया था। ऐसा ही किया, इसीलिए तो 3 साल इंतजार किया। हजरत 9 आयशा साल में तो प्यूबर्टी नहीं हुई थी ना? हजरत आयशा, अच्छा किससे निकाह किया? आपको पता है, हजरत आयशा से निकाह किया ना? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। हजरत आयशा से निकाह किया। मुस्नद अहमद में हजरत आयशा का यह कौल मौजूद है कि मेरे यानी उस जमाने में लड़की 9 साल की उम्र में मैच्योर हो जाया करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ, इसका प्रूफ बताया ना मैंने, मुस्नद अहमद में ये रिवायत मौजूद है। मुस्नद अहमद में मौजूद है ये। मुफ्ती साहब, यहाँ पे आज भी डॉक्टर जब हम पढ़ते हैं तो हम यही लिखते हैं कि जो प्यूबर्टी है ना आजकल भी, दैट स्टार्ट्स इन गर्ल्स में 8 से लेके 13 साल की उम्र के बीच। बिल्कुल हो जाता है, 8 से लेके 13। आप सर्च कर लें, आप देख लें, हमारी स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है ना उनमें ये लिखा होता है। जी हाँ। हाँ, आजकल थोड़ा सा अनकॉमन इसलिए हुआ है, उसकी वजह ये है हमने अपने बच्चों को पैम्पर ज्यादा करना शुरू कर दिया है। वो जितना ये भी है और अच्छा ये भी है, और डाइट का भी तो बड़ा फर्क पड़ता है ना, आप क्या खा रहे हैं, क्या बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क। हम देखिए, अब हम अपने बच्चों को, जो खासकर बच्चियां हैं, उनको घरों में रखते हैं, उनको बढ़ाना, उनको वो पैम्पर किया जाता है। तो इस जितना वो लेट सोसाइटी में मतलब निकलती हैं, उतना हार्मोनल चेंजेस उनमें लेट आते हैं। और आप बहुत सी केसेस देखेंगे जहाँ पे आज भी 9-10 साल तो हिस्टोरिकल और बायोलॉजिकल पर काफी हद तक डिपेंड करता है भाई। ऐसा है। अच्छा, मैं राम सीता मैरिज पे बोलना चाहता था, आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता था। मिसकंसेप्शन है। 2 घंटे के लिए हूँ, होल्ड ऑन, मेरे पास 40 मिनट रह गए और लोग बहुत सारे हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम आप आइएगा, फिर उस पर बात कीजिए, ठीक है? 5 मिनट्स नहीं भाई, अब मुझे दूसरे लोगों को भी लेना है, सिर्फ 40 मिनट एक्सपीरियंस का आप देख ले जरा, ठीक है? चलें, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। चलें, अब ये बेचारे खुद ही मान के चले गए कि इमोरल शादियों का नतीजा है ये। जी भाई हसन साहब, माइक म्यूट है आपका। हसन साहब अनम्यूट करें माइक, आप ऊपर हैं। मेरे ख्याल से ये स्टूडियो में आके चले गए। जीरो साहब, आर्यभट्टा है डीपी में। जीरो साहब आप भी म्यूट हैं और ऊपर भी हैं, बात करें। भाई जीरो भाई, हेलो, म्यूट हैं आप? हाँ जी 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 जी, अभी मेरी आवाज़ आ रही है मुफ्ती जी? आ रही है जी। मुफ्ती साहब आपको सलाम। और मैं कुछ क्वेश्चन पूछने आया हूँ, पूछ सकता हूँ क्या आपसे? हाँ जी, बोलिए। जी मुफ्ती साहब, ये बताइए कि जैसे कि चलो मैं मान लेता हूँ सब कुछ, अगर कुछ भी अल्लाह से रिलेटेड, तो मेरा ये क्वेश्चन फिर तुरंत आता है कि जब सबको बनाने वाला अगर अल्लाह है, तो अल्लाह को किसने बनाया? मीन ठीक, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि अल्लाह को भी बनाया गया है? हाँ, मतलब जो आप अनुमान देते हैं कि भाई सबको सब जो है क्रिएटेड हैं ऐसा वगैरह, तो सबको बनाने वाला होना चाहिए, तो फिर भाई हम ये कहते हैं कि जितनी भी चीजें ऐसी हैं कि जो प्री इटर्नल नहीं है,
उन सबको बनाने वाला खुदा है, और प्री इटर्नल सिर्फ एक ही चीज है, वो है खुदा की जात। प्री इटर्नल मतलब बिफोर टाइम, प्री इटर्नल मतलब जो हमेशा से हमेशा रहेगा, जो टाइमलेस है, स्पेसलेस है। हमारा स्पेस एंड टाइम मतलब बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम ना। हाँ, आप उसको यही कह लीजिए, जो स्पेसलेस है, टाइमलेस है, जो क्रिएटेड नहीं है। तो जिन चीजों का भी जो भी ओरिजिनेटेड है, ऑल ओरिजिनेटेड हैव अ कॉज, एवरीथिंग दैट वाज ओरिजिनेटेड हैज अ कॉज। अब खुदा के बारे में हम ये कहते हैं कि खुदा वाज नेवर, अल्लाह और गॉड वाज नेवर ओरिजिनेटेड, तो उसका कोई कॉज ही नहीं है। ओके, लेकिन आपको कैसे पता कि उसका कोई कॉज नहीं है? इन्फिनिट रिग्रेस पता है आपको किसे कहते हैं? यस। ये तो अगर उसका कॉज होगा तो इन्फिनिट रिग्रेस आ जाएगा। तो आ जाने दीजिए। वाह, तो अगर वो आ जाएगा तो फिर आप और मैं कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे। अच्छा, तो मैं बोलूं अल्लाह के ऊपर 7-8 अल्लाह हैं, तो यानी अल्लाह तो स्क्वायर, ये अल्लाह क्यूब, अल्लाह टू द पावर 4। अगर 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 आप ये कह रहे हैं कि ठीक है नहीं होंगे, इसको भी मान लें इसको, हम और आप भी नहीं है, इसको मान नहीं लें अभी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्लाह के ऊपर 7-8 अल्लाह भी तो हो सकते हैं फिर। तो अल्लाह उसी को स्क्वायर, मान अल्लाह लीजिए, क्यूब, अल्लाह टू द पावर 4। है ना, उसी को मान लीजिए, हमें भी कोई अच्छा, तो एतराज मतलब नहीं, को मान लीजिए। अच्छा, मतलब अल्लाह को भी मान लें, अल्लाह स्क्वायर, अल्लाह क्यूब, अल्लाह टू द पावर, वो सबको मान लें। जहां तक जाना है ना, वहां तक जहां भी आप रुक रहे हैं ना, वहां रुक जाएं। अच्छा अच्छा बताइए कहाँ अच्छा, रुकेंगे, बोलिए कहाँ रुकेंगे। ठीक है, मैं अल्लाह टू द पावर इन्फिनिटी पे रुक जाऊंगा। आप उससे पहले जहां पर भी रुकना चाहें, जो जिसको भी हाँ, आप देखेंगे उसके पीछे कॉज नहीं है, मैं वहां तक आपके साथ अच्छा चलता हूं, मैं उसी को अल्लाह कहूंगा। अच्छा, तो लेकिन फिर उसके नीचे के वाले भी तो सबको अल्लाह मानना पड़ेगा ना? उन सबको झूठा कहेंगे। क्यों? आपको कैसे पता कि एक ही एक- लेयर पे हमारी खत्म हो जा रहा है? डेफिनेशन में खुदा ये वही है जो अनक्रिएटेड है, जो अनक्रिएटेड है और जो इटर्नल है। मतलब बियॉन्ड स्पेस टाइम है ना सर? हाँ, तो जो भी बियॉन्ड स्पेस और टाइम होगा वो तो एक ही होगा ना, बाकी तो फॉल्स अच्छा, होंगे। तो आप जहां तक भी चले, नहीं आप ये कहें, मुफ्ती साहब, चूंकि आप सनातनी है क्या है? नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी। नहीं, कुछ तो हाँ, है। हिंदू फैमिली से बॉर्न हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सच है। एथिस्ट है? एथीस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर अच्छा, क्या है? क्या है? एग्नोस्टिक समझ लीजिए। अच्छा, समझ लीजिए क्या मतलब, हम क्यों समझे, आप बताएं क्या है। मतलब हाँ हाँ, एग्नोस्टिक ही मान लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ, बस क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मान लीजिए पानी की बोतल है, आपने कहा कि ये गॉड है, और नहीं, इसका इतना एग्जाम्पल का मुफ्ती साहब नहीं लीजिए, मैं आवश्यकता एक है। मिसाल दे रहा हूँ, उसके पीछे कोई ना कोई मैं कॉज हो। बस ये, नहीं आप ही, अगर वो नहीं इटर्नल है, आप मुफ्ती उसके साहब ठीक है। पीछे जहां भी आप ये रुकेंगे ना, मैं उसी को अल्लाह कहने के लिए तैयार हूँ। अरे ठीक है? कंटिजेंसी आर्गुमेंट मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि अल्लाह क्रिएटेड नहीं है क्योंकि वो बियॉन्ड स्पेस टाइम है ना? बोले, आगे मूलतः बोले। आपका, हाँ, तो जो आपका आर्गुमेंट रहता है, तो आपको कैसे पता कि बियॉन्ड बियॉन्ड स्पेस टाइम कुछ नहीं है? व्हाट यू मीन बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम? अल्लाह है ना। हाँ, नहीं, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। व्हाट यू मीन बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम? हाँ, तो ये व्हाट क्या? यू मीन बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, ये क्या होता है? कोई भी चीज जो स्पेसलेस और टाइमलेस हो, वही खुदा है। हाँ, तो मैं बोलूंगा आप कोई चीज। अच्छा, आप ये कहते हैं कि स्पेस और टाइम के आगे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, उससे पीछे कोई एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? हाँ, हो सकता है, ओके, ना भी हो। फिर स्पेस और टाइम का कॉज क्या है? कॉजलेस, जैसे अल्लाह कॉजलेस हो सकता है, स्पेस टाइम भी तो कॉजलेस हो सकता है। तो फिर स्पेस और टाइम भी इटर्नल होगा। हो सकता है। अच्छा, अगर आप स्पेस और टाइम को इटर्नल मानने को तैयार है, तो खुदा को मानने में क्या प्रॉब्लम है भाई? खुदा को मानने में हम एक एक्स्ट्रा, हम फालतू का एक एक्स्ट्रा कॉन्शियस बीइंग क्यों माने? उसके लिए कोई मानने में आर्गुमेंट होना प्रॉब्लम चाहिए क्या ना। है? अगर मुझे आप एक कॉन्शियस बीइंग मानते हैं, तो खुदा को एक कॉन्शियस बीइंग मानने में क्या प्रॉब्लम, बताइए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि क्यों माने तो आपकी एक जिद हो गई, मैं तो नहीं मानता, नहीं नहीं मुझे नहीं, मैं इसका रीजन दे देता हूँ। क्योंकि देख, जैसे हम जिस तरीके से जाते हैं ना, बैक जाते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्सिटीज रिड्यूस होती जाती है। तो स्पेस टाइम इज बिल्कुल लीस्ट कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्योंकि वो स्पेस और टाइम भी रखती है और अदर प्रॉपर्टीज भी रखती है। ठीक है, स्पेस टाइम और एनर्जी भी रखती है, और अलग प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारे कंपोजिशन रखती है। तो हर चीज जो सिंपल होती जाती है, अगर हम बैक ट्रैक करते हैं, तो या तो आप अल्लाह बिल्कुल सिंपलिस्टिक है तो अनकॉन्शियस ही होगा, कोई उसमें एक्टिविटी वगैरह उस तरीके की नहीं प्रॉपर्टीज होंगी। अगर ऐसा एक्टिविटी लेस आपका अल्लाह है तो ठीक है, कोई बात नहीं हमको, तो अच्छा, हम मान लेते हैं आप। तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो कॉज है स्पेस एंड टाइम का, उसमें वो अनकॉन्शियस होना चाहिए, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब कुल मिलाकर एक्टिविटी लेस होना चाहिए।
ठीक है, नहीं एक्टिविटी से मुराद भाई एक्टिविटी नहीं होगी तो कॉन्शियसनेस भी नहीं होगा। ऑब्वियसली, लेकिन एक्टिविटी मैं मानता हूं कि एक्टिविटी, क्योंकि स्पेस टाइम के हटके तो एक्टिविटी नहीं दिखती ना। कॉन्शियसनेस नहीं होगा तो डिसीजन भी नहीं होगा, राइट? यस ऑफ कोर्स। ओके, अच्छा, आप ऐसे खुदा को स्पेस एंड टाइम का कॉज मानने के लिए तैयार हैं? हाँ ठीक है। ओके, उस खुदा को जो स्पेस एंड टाइम का कॉज है और वो अनकॉन्शियस है, क्या आप उसको इटर्नल मानने के लिए तैयार हैं? ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए। हाँ ठीक, जैसे ही कॉज ऑफ स्पेस एंड टाइम अनकॉन्शियस हो और वो इटर्नल हो, तो फिर आपको स्पेस एंड टाइम को भी अननेसेसरीली इटर्नल मानना पड़ेगा। वरना ये बताइए कि आप तो अगर होने दीजिए ना। हाँ, होने दीजिए, क्या इशू है? उसको इटर्नल बना रहने दीजिए। तो साबित कीजिए। तो आप अल्लाह को तो आप भी साबित नहीं कर रहे हैं ना। क्या आप ये साबित कर देंगे कि स्पेस एंड टाइम जो है वो इटर्नल है? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम जो है, क्यों नहीं कर सकते उसका रीजन है। नहीं, रीजन है क्योंकि नहीं नहीं सर, साबित कर सकते हैं कि स्पेस एंड टाइम और हर चीज का जो कायनात है, इसमें हर चीज का जो कॉज है, जो प्राइम कॉज है, वो उसका कॉन्शियस होना जरूरी है। क्योंकि अगर वो एक्टिविटी के साथ है, वो अनकॉन्शियस होगा तो फिर हर चीज जो है वो इटर्नल बन जाएगी, जबकि हर चीज इटर्नल नहीं है। मतलब आप बता रहे हो कि बियॉन्ड स्पेस टाइम कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जो कि क्रिएटेड हो और कॉन्शियस हो, अनकॉन्शियस हो। क्रिएटेड हो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से फॉर्म करता हूँ कि ऐसी कोई चीज हो सकती है जो बियॉन्ड स्पेस टाइम, मतलब खलकियत से पहले हो और अनकॉन्शियस हो, क्रिएटेड हो। अनकॉन्शियस हो और क्रिएटेड हो बियॉन्ड स्पेस टाइम भी हो, स्पेस और टाइम से पहले हो। मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि सबसे पहले खुदा ने टाइम ही बनाया है। गलत, आपका कुरान ही है। ये कहेंगे कि नहीं, हदीस में लिखा है कि सबसे पहले कलम बनाया है ना? ये कहेंगे ना? यस ऑब्वियसली, मैंने बोल दिया कि कुरान ही है, बियॉन्ड स्पेस भी है, बियॉन्ड टाइम भी है, और अल्लाह ने सबसे पहले वही बनाया है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जब कुरान बियॉन्ड स्पेस टाइम हो सकता है, अनक्रिएटेड हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, तो अल्लाह ही क्यों नहीं मतलब क्रिएटेड हो सकता है बियॉन्ड स्पेस टाइम होके भी। टाइम को आप डायमेंशन मानते हैं कि नहीं मानते? स्पेस टाइम को? हाँ, स्पेस टाइम तो डायमेंशन है। डायमेंशन है, चीजें डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, राइट? स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करती हैं। तो खुदा ने जब ये बात कही कि सबसे पहले कलम बनाया है, तो उसने अपनी मखलूकात के बारे में बात की कि जो उस स्पेस टाइम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि स्पेस टाइम जो है वो हम बरत तो रहे हैं। हदीस में मुत्तफिका अलैह हदीस है मुफ्ती साहब, उसमें साफ साफ लिखा है सब बनाने से पहले अल्लाह ने सब। तो मेरी बात भी सुनिए आप। जब मैं ये कह रहा हूं कि हम स्पेस टाइम को बरतते हैं, लेकिन उसको देखते नहीं है, उसको टच नहीं करते हैं, हम उसको बरतते हैं, लेकिन जो चीजें हम महसूस करते हैं, टच करते हैं, उनमें पेन आता है, कलम आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आसमान है वगैरह वगैरह, जमीनें हैं, पानी है, दरिया है, पहाड़ है। तो अल्लाह ताला इन मखलूकात के बारे में बात कर रहा है कि उसने सबसे पहले कलम बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि इन इट्स एब्सोल्यूट मैनर स्पेस टाइम से पहले उसने कलम बना दिया, ये मतलब नहीं है उसका। जी अब ठीक है, लेकिन रसूल अल्लाह की हदीस है सिंपल सी कि मैं पढ़ ही देता हूँ, sunna.com से खोल लेता हूँ, एक सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। sunna.com, हाँ तो चलो मैं अभी इसको एक सेकंड में पढ़ देता हूँ कि रसूल अल्लाह क्या बोलते हैं। अल्लाह क्रिएटेड कुरान, yes, so the prophet said when Allah created the creation he wrote he wrote in his book and he wrote that about himself and it is placed himself on the throne verily by the mercy overcome by anger। ठीक है, फिर बोलते हैं कि बिफोर अल्लाह क्रिएटेड द क्रिएशन, यहाँ पे क्या अल्लाह की जो स्पेस टाइम है वो अल्लाह की क्रिएशन है कि नहीं है? बिल्कुल। और हाँ, तो बिफोर अल्लाह क्रिएटेड द क्रिएशन, इससे मुराद ही रोट अ बुक, इस यूनिवर्स में जो चीजें महसूस हैं उनमें जो सबसे पहली जो क्रिएशन है वो कलम है। जो चीजें महसूस हो सकती हैं, मतलब आज महसूस हो या कल महसूस, अच्छा मतलब अल्लाह ने सकते हैं, आप उसको देख नहीं सकते। अच्छा मतलब अल्लाह ने मतलब सातों आसमान जो है, सातों आसमान तो स्पेस टाइम में है ना, और अल्लाह उससे ऊपर है, अलग हटके है, स्पेस टाइम से बियॉन्ड है। तो मतलब ये 7 आसमान से पहले बनाई है कुरान या 7 आसमान के बाद बनाई है? क्या चीज?
कुरान जो है, जो लोहे महफूज वाली कुरान है, वो 7 आसमान बनाने से पहले बनाई है, 7 आसमान के बाद कुरान तो खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम उसकी सिफत है। जिस तरीके से खुदा की जात इटर्नल है, उसकी तमाम की तमाम क्वालिटीज भी इटर्नल है। हाँ, तो ये जो, लेकिन ये जो लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे साफ लिखा है, अल्लाह, बिफोर अल्लाह क्रिएटेड द क्रिएशन ही रोट अ बुक। मान लीजिए ये कौन सी जो भी बुक है, होल्ड ऑन, मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पास नॉलेज है, ठीक है, वो नॉलेज मेरे जहन में है, मैं तो ये फॉल्स इक्विवेलेंसी नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। और उसके बाद मैं उस नॉलेज को जो मेरे जहन में है, मैं उसको लिखता हूँ आज से 2 साल के बाद, तो वो नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन लिखी मैंने उसको 2 साल के बाद है।